हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस पर बेस्ड अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए थे और जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आप लोग थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इजी वे में अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे पहले बात करते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी of a body is due to the configuration and position. तो energy by virtue of position and configuration of body is known as potential energy. तो potential energy किसी भी body के अंदर काम कैसे प्रोड्यूस होगा? When position of body changes or its configuration changes. अगर आप इस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी उसकी नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन जैसे स्प्रिंग को अपन ट्विस्ट करते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अब जैसे मैंने उसको ट्विस्ट किया तो मैंने वर्क किया और जो मैंने वर्क किया वो उस स्प्रिंग की कहां पर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उस स्प्रिंग के अंदर वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। जब हम बो एरो देखते हैं और जब अपन एरो को खींचते हैं तो वो जो बो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। वो जो बो होता है वो थोड़ा सा जब आप इसको खींचेंगे तो बो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। बोले तो बो का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो आपने जब उसको खींचा, एरो मतलब एरो को जब आपने उसको खींचा, थ्रेड को, तो आपने वर्क किया, आपने एनर्जी कंज्यूम की और वो एनर्जी कहां चली गई, उस बो एरो की पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही मैं उसको रिलीज करता हूं तो बो की पोटेंशियल एनर्जी एरो की किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल किसके लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। मींस पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आएगा। अब बात आती है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते क्या है, तो आप बताइए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है। द फोर्स बाय विच work done does not depend upon the path. तो work done, if work done by force in displacing the body does not depend upon the path, then the force is said to be conservative force field, conservative force। तो जिस फोर्स से बॉडी को डिस्प्लेस करने पे जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मींस बॉडी अभी यहां पर है, इस बॉडी को मैं डिस्प्लेस करके यहां पर ले जाना चाहता हूं, तो इस बॉडी को मैं यहां से यहां ले जाना चाहता हूं। तो अगर मेरा फोर्स इसको ऐसे लेके जाए, चाहे ऐसे लेके जाए, चाहे ऐसे लेके जाए या ऐसे लेके जाए, और पता लगा हर पाथ पे वर्क डन क्या आता है, सेम। तो इफ वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो अगर किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने पे जो वर्क डन बाय फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सभी रास्तों पर सेम आता है, वर्क डन सेम आता है। मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा, मैं वर्क डन बोल रहा हूं। मींस
अगर इस रास्ते पर यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन बाय फोर्स 10 जूल है, और इस रास्ते में भी 10 जूल है, इसमें भी 10 जूल है, इसमें भी 10 जूल है, बोले तो रास्ता बदलते हैं लेकिन वर्क डन बाय फोर्स चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का जो फोर्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के अंदर डिफाइन की जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डिफाइन की जाएगी, रीस्टोरिंग के अंदर डिफाइन की जाएगी। अगर आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपकी बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर रखी है तो उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर रखी है तो क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी गजब की बात क्या होती है, एक जगह पढ़ो और पता नहीं कितनी जगह अपने आप कंप्लीट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब बात आती है लेट अस सपोज ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। मेरे को पता नहीं है कौन सा है, इलेक्ट्रिक है कि ग्रेविटेशनल है कि रिस्टोरिंग, बस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर मैंने इस बॉडी को इस पॉइंट ए पे रख दिया। अब मेरे से बोला जाता है कि आपकी बॉडी, ये बॉडी इस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की इस ए पॉइंट पर प्लेस्ड है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी व्हेन दिस बॉडी इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो गजब की बात क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के किसी भी पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करने वाली है कि मैंने रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू अज्यूम किया है। मींस समझ में नहीं आया, बाउंसर चला गया। मींस इस पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल आएगा, 20 जूल आएगा, 30 जूल आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैंने इस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है। रेफरेंस पॉइंट बोले तो जहां पर पहले से अपन पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लेंगे। तो लेट अस सपोज मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया है। अब रेफरेंस पॉइंट ये लिया है, उसके बाद ये भी आएगा, इस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया है, 10 जूल लिया है, 50 जूल लिया है। अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा कि कोई बोले कि मैं तो 0 लूंगा, कोई बोले कि मैं 10 लूंगा, कोई बोले मैं 50 लूंगा, तो हर पर्सन के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, इसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, अलग अलग होगी। मींस इस पॉइंट पर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी कि रेफरेंस पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू अज्यूम किया है। इट्स मींस potential energy is a relative quantity। means कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के किसी भी पॉइंट पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैंने रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू एज्यूम किया है। अब यूं समझिएगा, लेट अस सपोज अगेन ये ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया और लेट अस सपोज मैंने रेफरेंस पॉइंट पर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या ली, 0 जूल। तो इस बॉडी को जब मैं यहां पर लेके गया, पोजीशन चेंज करूंगा, पोजीशन चेंज होते ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इस पॉइंट पर लेके गया इसी बॉडी को, तो पता लगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, 10 जूल। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल लेता तो पता लगता इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, 20 जूल। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल लेता
तो पता लगा इस पॉइंट पर इसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना था 60 जूल। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल लेता तो इस पॉइंट पर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कितना था 0 जूल। तो पता लगा कि मैं इस पॉइंट पर रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पर इसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक खास बात है, क्या खास बात है कि मैंने इस पॉइंट पर 0 लिया था, तो इस पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी 10। बोले तो यहां और यहां पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना आया 10 - 0 बोले तो 10। जब मैंने यहाँ 10 लिया तो यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई 20। बोले तो जब बॉडी को मैं यहां से यहां पर लेके गया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगेन कितना आया अगेन 10। अगर मैंने बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल ली यहां पर और यहां से यहां ले गया तो अब यहां पर कितने आई 60, तो अगेन डिफरेंस कितना आया 10। अगर मैंने यहाँ -10 लिया था तो यहाँ कितना हो गया था 0, यहाँ कितना हो गया था 0, तो अगेन डिफरेंस कितना आया 10। तो इसका मतलब पता है क्या पता लगा कि आप रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू चूज करते हैं, तो आप देखते हैं इसी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। लेकिन अगर मैं बॉडी को यहां से यहां लेके जाऊं तो चाहे मैं यहां पर 0 लूं, चाहे 10 लूं, चाहे 50 लूं, चाहे -10 लूं, अगर मैं बॉडी को यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेट करती है रेफरेंस पॉइंट पर एज्यूम्ड वैल्यू पर, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या यूं बोलूं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी between two points is not a relative quantity, means change in potential energy or difference in potential energy between 2 points is not a relative quantity, means आप रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या भी वैल्यू अज्यूम कीजिए, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मींस अगर मैं इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी U1 बोल दूं और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी U2 बोल दूं, तो आप रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेंगे तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ये चेंज करेंगे ये चेंज होगी, लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, मैं हमेशा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की कम बात करता हूं, मैं हमेशा किसकी बात करता हूं, डिफरेंस की। क्योंकि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो इस बात पर डिपेंड करने वाला है कि रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया है और रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू एज्यूम किया है। लेकिन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, न तो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा और न ही रेफरेंस पॉइंट पर अज्यूम्ड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। आप इसकी बजाय रेफरेंस पॉइंट इसको भी ले लेते, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो 10 जूल ही आएगा। तो आप रेफरेंस पॉइंट किसी को भी ले लें, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी ले लें, लेकिन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात आती है कि ठीक है रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज करने पर U1 चेंज होता है, U2 चेंज होता है। बोले तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। मैंने रेफरेंस पॉइंट इसको लिया, इस पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू ली, कभी 0 जूल ली, कभी 10 जूल ली, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। बॉडी की हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, तो U1 चेंज होगा, U2 चेंज होगा, लेकिन U2 माइनस U1 चेंज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि जब बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हुई उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, रेफरेंस पॉइंट पर मेजर्ड वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ये भी रेफरेंस पॉइंट और उस पर
मेजर्ड वैल्यू नहीं, अज्यूम्ड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये डिफरेंस न रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा और न ही अज्यूम्ड वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, ये सब आपके 11th में आता है। ये मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं 11th का, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे कहने के बावजूद भी 11th नहीं पढ़ी होगी, मेरे को अच्छी तरह से पता है। आप लोगों के पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ये एक पॉइंट है, यहां पर मैंने ये बॉडी प्लेस किया हुआ है, और जब मैंने बॉडी इस ए पे रखा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट पॉइंट ए कितना है U1। इस बॉडी को मैं ए से डिस्प्लेस करके बी पे लेके गया, और जब ये बॉडी बी पर आ गई, ये बॉडी जब बी पर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब बॉडी को अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस करेंगे, जैसे ये पेन है, इसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड पर नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो जब मैं बॉडी को ए से बी पे लेके गया तो पता लगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या बोल गया मैं, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड when body is displaced from one point to another point, then change in potential energy is equal to the negative of work done by conservative force field in bringing the body from one point to another point। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और गजब की बात पता है क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। मींस मैं बॉडी को ए से बी पर चाहे ऐसे ले जाऊं, चाहे ऐसे, चाहे यूं घुमा के लेके जाऊं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सभी रास्तों में सेम आने वाला है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी सभी रास्तों में सेम आने वाला है। तो मैं यूं भी बोल सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर तो डिपेंड नहीं करता था, रेफरेंस पॉइंट पर अज्यूम्ड वैल्यू पर भी डिपेंड नहीं करता था, साथ ही साथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बॉडी को किस रास्ते से लेके जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं बॉडी को यूं लेके चला गया और पता लगा वर्क डन कितना बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड 10 जूल है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, -10। अब मेरे से कोई बोले कि बताओ इस रास्ते पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, अरे इस रास्ते पे भी -10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इस रास्ते पे वर्क डन 10 जूल है, तो इस रास्ते पे भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, 10 जूल होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेन कितना आएगा, -10 जूल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब ये बॉडी थी, मैं ए से बी पे ले गया, नो डाउट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इस बॉडी पर तो कंजर्वेटिव फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और उस फोर्स की वजह से बॉडी यहां से यहां गई, चाहे वो ऐसे गई, चाहे वो ऐसे गई, चाहे वो ऐसे गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बोले तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आता है ये चीज ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज अप्लाई होगी, ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज अप्लाई होगी। अब जो मैं आपको बात कहने जा रहा हूं वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना, आपकी अर्थ है, अर्थ ने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब देखना, ये पेन है, इसको मैं ड्रॉप करता हूं, छोड़ता हूं, तो पता लगा कि ये नीचे आता है, और जब ये नीचे आ रहा है तो इस पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब इस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो आप देख रहे हैं जैसे ये पेन नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है।
या जब मैं पेन को ऐसे ऊपर थ्रो करता हूं तो जब पेन ऊपर जा रहा है तब भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है ओनली, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब मैं पेन को जब ड्रॉप करता हूं तो ऐसे आ रहा है, लेकिन मैं इस पेन को ऐसे भी ला सकता हूं, और जब मैं इस पेन को ऐसे लाता हूं तो इस पेन पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क नहीं कर रहा, मैं भी इस पर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने भी हाथ में पकड़ रखा है तो मैं भी इस पर क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो गौर फरमाना, अगर केवल बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, केवल बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जब ये पेन नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और जब ये ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, लेकिन मैं इसको नीचे से ऊपर ऐसे भी ले जा सकता था, और जब मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, या जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, इस पेन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब मेरा हाथ भी इस पर फोर्स लगा रहा है, और मेरी जो फिंगर्स इस पर फोर्स किधर लगा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने जो फोर्स लगाया ये फोर्स नेचर में प्रेजेंट नहीं है, ये तो आप बाहर से लगा रहे हो, तो इस फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करता हूं, और पता लगा एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्प्लेस किया और पता लगा बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो गौर फरमाइएगा, एक बार तो बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो रही है जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, और एक बार बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इस तरह से लग रहा है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो गौर फरमाइएगा, मेरे को एक चीज याद आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर केवल बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा है तो टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड किसके इक्वल होगा, डेल्टा के। मींस अगर बॉडी पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो बॉडी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। लेकिन अगर मैंने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रखा है तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड प्लस एक्सटर्नल फोर्स। therefore वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड प्लस एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और भैया लोगों इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, आपने एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसे लगाया कि बॉडी जब डिस्प्लेस तो हो रही है लेकिन उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो माइनस एक्सटर्नल
और माइनस एक्सटर्नल होने के बाद क्या हो गया, therefore change in potential energy equal to work done, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड किसके इक्वल हो गया, वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कब है, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्योंकि अगर डेल्टा के जीरो नहीं होता तो डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल नहीं होता। तो ये वाली इक्वेशन या ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब स्पीड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। स्पीड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे v स्क्वायर, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो गौर फरमाइएगा, मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये वाली इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल है। ये वाली इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल का मतलब बॉडी चाहे ऐसे डिस्प्लेस हो, ऐसे डिस्प्लेस होने का मतलब जब बॉडी ऐसे आ रही है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तब भी ये वाला एप्लीकेबल है, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये वाला तभी एप्लीकेबल है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी in bringing the body from one point to another point is equal to the negative work done by conservative force field in bringing the body from one point to another point is also equal to the work done by external force in bringing the body from one point to another point without changing speed। तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि ये एक्सटर्नल वर्क के तभी इक्वल है जब बॉडी डिस्प्लेस होने के ड्यूरेशन में उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्योंकि अगर डेल्टा के जीरो नहीं होता तो डब्ल्यू सी इक्वल टू डेल्टा के जीरो नहीं होता तो डब्ल्यू सी इक्वल टू डेल्टा के माइनस एक्सटर्नल होता, और जब डब्ल्यू सी इक्वल टू डेल्टा के माइनस एक्सटर्नल होता तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू माइनस डेल्टा के माइनस एक्सटर्नल, तो u2 माइनस u1 बोलो तो डेल्टा u इक्वल टू माइनस डेल्टा के प्लस एक्सटर्नल। तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता, एक्सटर्नल माइनस डेल्टा के, या यूं भी समझिए डेल्टा u प्लस डेल्टा के इक्वल टू w एक्सटर्नल। तो उस केस के अंदर क्या होता, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करता वो कहा जाता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब अगर आपने इस तरह से डिस्प्लेस किया है कि बॉडी डिस्प्लेस करने के ड्यूरेशन में आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर मैं फिर बोलूंगा आप बॉडी को ऐसे लाएं चाहे ऐसे लाएं, बोले तो डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में स्पीड चेंज हो नहीं हो, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब डेल्टा के जीरो होगा, बोले तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। तो मैं थोड़ा सा समअप कर दूं कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन की जाएगी, ठीक है कि नहीं बात। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू एज्यूम किया है। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा।
और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी बॉडी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से, उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो गजब की बात क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगा, रेफरेंस पॉइंट पर अज्यूम वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, साथ साथ ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर अपन ने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया, और उस तरह से लगा दिया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और जब ये चीज यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। लेकिन इसकी कंडीशन है क्या, ये वो कब आया, जब ये कंडीशन है इफ इट्स मींस change in potential energy between 2 points, change in potential energy of a body between 2 points is equal to the work done by external force in bringing the body from one point to another point without changing speed। तो इसके लिए कंडीशन है कि ये वर्क डन, ये इस वर्क डन के इक्वल तभी है कि जब आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हो, उस ड्यूरेशन में स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, तो अब इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अपन डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने इतनी देर से रावण गए वो की वही है, बस कंजर्वेटिव की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, बस डिफरेंस और कुछ भी नहीं आने वाला। अब अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया है, सोर्स चार्ज कौन है ये मेरे को नहीं पता, हो सकता है सोर्स चार्ज केवल एक पॉइंट चार्ज हो और हो सकता है बहुत सारे, मेरे को पता नहीं है सोर्स चार्ज कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सोर्स चार्ज ने मिलकर ये फील्ड प्रोड्यूस किया है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अनदर चार्ज का मतलब टेस्ट चार्ज के अलावा, सॉरी सोर्स चार्ज के अलावा कोई अनदर चार्ज प्लेस करता हूं। तो जैसे मैं इस अनदर चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर प्लेस करूंगा तो मेरे से बोला जाए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगेन मैं बोलूंगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर इस अनदर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी कि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू एज्यूम किया है। इट्स मींस इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक्यूरेट या कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा, डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू एज्यूम किया है। तो मैं अभी हाल फिलहाल इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगा और उसकी क्या देखना पसंद करूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब तक रेफरेंस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एज्यूम नहीं करूंगा, मैं इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकता। लेकिन
रेफरेंस पॉइंट किसको भी लो, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी एज्यूम करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, हाल फिलहाल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर बात करूंगा। तो ये टेस्ट चार्ज था, अनदर चार्ज था, इसको ए पर रखा और इस अनदर चार्ज को ए पर रखा। तो मैंने बोला लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट ए कितना है, U1। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से मेरा मीनिंग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज को मैं ए से बी पे लेके चला गया और पता लगा जैसे मैंने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज की तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, चेंज, और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U2 हो गई। तो जब मैं इस चार्ज Q0 को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी पे लेके चला गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने ए से बी तक जाने में जो वर्क डन किया है उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ये हमेशा एप्लीकेबल होगा क्योंकि बस वो कंजर्वेटिव की जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, एक ही बात है। हाँ, एक और बात, मैं इस चार्ज Q0 को ऐसे ले जाता, चाहे ऐसे ले जाता, चाहे ऐसे ले जाता, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम आता क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर मैं बॉडी को या चार्ज को ए से बी पे लेके गया और इस तरह से लेके गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा है, साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया और इस तरह से लगा दिया कि ड्यूरिंग द मोशन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो if in bringing the charge from A to B स्पीड कांस्टेंट है, बोले तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, बोले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को मैं W डैश से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स W डैश से और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और टोटल वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम किसके इक्वल होता है, डेल्टा K के इक्वल होता है। यहां पर ध्यान रखना केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरह से लगा कि बॉडी को जब चार्ज को जब मैं ए से बी पे लेके गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देयरफॉर U2 minus U1 equal to minus W dash और minus W dash minus W और W किसके इक्वल है, माइनस W dash। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, W dash। तो U2 minus U1 ये भी है और U2 minus U1 ये भी है, लेकिन इसकी कोई कंडीशन नहीं है और इसकी कंडीशन है विदाउट चेंजिंग स्पीड। तो अपन बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of a charge in bringing the charge from one point to another point is equal to the negative work done by electric field, work done by electric field। ठीक, अब इसी इक्वेशन को अब अपन बोले change in potential energy of a charge in bringing the charge from one point to another point is equal to the work done by external force against electric force in bringing the charge from one point to another point without changing speed। means चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स से जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन है कि उस दौरान स्पीड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, तो चलिए कल यहीं से फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।